गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। जैसे कि आप जानते हैं आज नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं आज उसके सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या है और फिर उसके सॉल्यूशन आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है अलग अलग कोड के अकॉर्डिंग, तो मैं क्वेश्चन बोल के आपको बताऊँगा। अ बॉडी weigh 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to the half the radius of the earth? तो मैं नंबर तो नहीं लिखूंगा यहां, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा। उन्होंने बोला है कि अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी है जिसका जो वेट है, सरफेस पर जो वेट है वो आता है m इंटू जी, ये वेट आता है सरफेस पर। क्लियर? तो मुझे r/2 हाइट पर बताना है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। मास हाइट के साथ वेरी नहीं करेगा, जी हाइट के साथ वेरी करेगा, और उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है GME अपॉन RE² होता है फॉर्मूला। क्लियर? तो हाइट पर जो वेट आएगा h हाइट पर, वो आएगा मास GME अपॉन RE प्लस RE/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा GME m अपॉन RE यानी 3RE का स्क्वायर इंटू 3 और बाई 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये नीचे आ जाएगा 9। क्लियर? तो 4/9 GME अपॉन R² जो कि ये लिखा हुआ है, और ये इनिशियल सरफेस पर वेट है और वो 72 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है मेरे को 72 न्यूटन जो सरफेस पर वेट है, ये आएगा 4/9। तो 9 इंटू 8 वेट एट हाइट विल बी 32 न्यूटन। इसका आंसर आएगा 32। देखो नेक्स्ट, इन अ गिटार टू स्ट्रिंग A एंड B मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ A माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ B का जो डिफरेंस है वो मुझे पता चल रहा है 6 हर्ट्ज है। अब उन्होंने बोला है व्हेन टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 7 हर्ट्ज। अगर B वायर का टेंशन कम कर दिया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब इन्होंने बोला है कि A की फ्रीक्वेंसी 530 है, 530 हर्ट्ज, तो B की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? बच्चों, जब हम वायर का टेंशन कम करते हैं, वेलोसिटी √T/μ होती है, और वेलोसिटी लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। गिटार में वायर की जो वाइब्रेटेड लेंथ होगी वो दो ब्रिज के बीच में फिक्स होगी, इसका मतलब यहाँ लैम्डा फिक्स होगा। इसका मतलब ये है कि 1/λ बराबर ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब म्यू प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन आएगा। अगर आप टेंशन डिक्रीज करते हो इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो। इसका मतलब आपने B की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की है, जो B है वायर उसकी फ्रीक्वेंसी आपने डिक्रीज की है। अगर B की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर ये डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब B छोटे वाली अमाउंट होगा। क्लियर? मुझे A की फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया हुआ है, A की फ्रीक्वेंसी कितना है 530 हर्ट्ज, तो B की फ्रीक्वेंसी इसके अनुसार कितनी हो सकती थी? B की फ्रीक्वेंसी या तो 236 है यानी 24, ये हो सकती थी 524, और यह हो सकती थी 536। या तो ये संभव थी या ये संभव थी, समझे ना, B की, क्योंकि डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो इस अमाउंट के साथ इन दोनों का डिफरेंस 6 आएगा। अब उन्होंने बोला है कि जो B है, B में यदि मैं कमी करता हूं फ्रीक्वेंसी में तो डिफरेंस बढ़ता है, तो इसमें कमी करने पर डिफरेंस बढ़ेगा या इसमें कमी करने पर डिफरेंस बढ़ेगा? अगर आप 524 B की फ्रीक्वेंसी मानते हैं 524 और इसमें डिफरेंस इसकी वैल्यू को कम करते हो, 524 को आप 522 कर देते हो, तो डेफिनेटली जो डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा, 8 का डिफरेंस हो जाएगा। 522 को आप 523 करते हो तो डिफरेंस 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो B वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी 524 है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 524। ये नहीं है,
अगर आप इसमें कमी करोगे 536 में, यानी अगर आप बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा मानोगे, 6 हर्ट्ज ज्यादा मानोगे, और उसमें आप कमी करते हो तो डिफरेंस कम होगा, क्लियर। लेकिन डिफरेंस बढ़ रहा है, 7 हो रहा है 6 से, इसका मतलब ये आंसर है, समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेक्स्ट उसने बोला हुआ है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मीडियम, इसके अंदर एयर है और उसकी वैल्यू है सी की 6 माइक्रोफैरेड विद अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यदि इस कैपेसिटर की दीवारों के बीच में, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरेड हो जाती है। इसका मतलब जो सी डैश है वो 30 माइक्रोफैरेड है, एक्सक्यूज मी, 30 माइक्रोफैरेड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सी डैश को लिख सकते हैं K इंटू सी। जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो KC हो जाता है, सी डैश 30 माइक्रोफैरेड K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेता हूं उस मीडियम का मैं, तो 6 माइक्रोफैरेड। तो यहां से जो K आएगा आप ये देखेंगे वो 5 आ जाएगा, K आएगा 5, क्लियर। अभी उसने पूछा क्या हमसे, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है। मीडियम की जो परमिटिविटी हम निकालते हैं वो K इंटू ये जो क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही होता है किसी मीडियम की परमिटिविटी। K में निकाल चुका हूं 5 और ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर, सॉरी इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी की 8.85, ये दिया हुआ है 10 की पावर -12, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 25 का 5 का हासिल भी पॉइंट, एक्सक्यूज तो यहां से एप्सिलॉन, यानी जो इन्होंने बोला है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या आएगी, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K 5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 4.25 इंटू 10 की पावर -12 और आंसर आएगा 0.44 इंटू 10 की पावर -10, क्लियर। इसके बाद अ स्क्रू गोज हैज लीस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रू गोज हैज लीस्ट काउंट, उन्होंने बोला है लीस्ट काउंट स्क्रू गोज की 0.01 mm है, ये दिया हुआ है। इसके बाद एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑफ CSD, टोटल CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 50, टोटल CSD। मुझे बतानी है द पिच ऑफ द स्क्रू गोज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज दिया जाता है पिच अपॉन टोटल CSD से, पिच अपॉन टोटल CSD ऐसे निकालते हैं, पिच अपॉन CSD। तो पिच कितना आएगा, इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो पिच लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 50, इसका मतलब 0.5 mm, इसका मतलब क्या आया 0.5 mm पिच आया, क्लियर। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ, यानी मुझे दिया हुआ है उन्होंने P डायपोल मोमेंट 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मीटर, ये डायपोल दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट, ये डायरेक्शन है डायपोल की P, 60 डिग्री पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल बताना है, क्लियर। और ये R मुझे दिया हुआ है उन्होंने 0.6 मीटर, ये R सेंटर से P पॉइंट तक मुझे R दिया हुआ है, इस P की वैल्यू ये दिया हुआ है डायपोल की। देखो फॉर्मूला क्या होता है, VP बराबर KP cos थीटा बराबर R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। K की वैल्यू कितना होता है, K की वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्ट दिया होगा आपको, K की वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 9 K P
P 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 cos थीटा 1/2 r स्क्वायर 0.6 यानी 6/10, तो 6 इंटू 100। बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करनी होती है आपको। अब यहाँ देखो कैसे, 2 से इसको 8 3 2 3 2 2 2 2 बचेगा इधर। अब यहाँ 9 है 19, 10 की पावर माइनस 10 बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं 10 की पावर माइनस 10, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर माइनस 8 इंटू 200 1 मिनट, बिल्कुल 2 आएगा, सिर्फ 2। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर कैसे दिया हुआ है। VP 9 इंटू 10 की पावर 9, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 9 है, ये 19 नहीं है माइनस 9 है, तो ये करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 200 आ जाएगा, 200 वोल्ट, क्योंकि माइनस 9 है, ये प्लस 9 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 200 आंसर आएगा, 200 वोल्ट इसका आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद a ray is incident at an angle of incidence I on a surface of a small angle prism. Okay. बोर्ड साफ कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray is incident at an angle of incidence I on a small angle prism, ये एंगल A मान लेता हूँ। A ray is incident at an angle of incidence I on a small surface, small angle prism and emerges normally from opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then angle of incidence is nearly equal to, ये mu मान लेता हूँ, और कुछ इस तरीके से कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे रे बाहर निकलती है, तो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे मैंने इंसिडेंस किया, ये मुझे एंगल आई दिया हुआ है, ये एंगल आई है, यहाँ से रे जाएगी जो कि नेक्स्ट वाले सरफेस पर परपेंडिकुलर है, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो सीधी जाएगी रे, समझी ना, क्योंकि उसने बोला है इमर्ज नेक्स्ट वाले सरफेस से, वो जो अपोजिट वाला सरफेस है उससे नॉर्मली बाहर निकलती है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इस पर इंसिडेंट भी 90 डिग्री पर हुआ होगा, 90 डिग्री पर इंसिडेंस होगा तभी तो वो 90 डिग्री पर इमर्ज होगी। क्लियर। ये एंगल A है, ये 90 है, तो ये क्या आएगा 90 माइनस A, तो ये क्या आएगा A। अब यहाँ आप स्नेल लॉ लगा दें, यहाँ क्या आएगा एयर यानी साइन I, यहाँ क्या आएगा म्यू इंटू साइन A, क्योंकि एंगल छोटे हैं, बिकॉज I and A is very small, that's why। क्या लिख सकते हो आप, इस साइन आई को अप्रोक्सीमेशन में I लिख सकते हो, साइन A को म्यू इंटू A लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन में, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज किया मैंने, तो I बराबर क्या आया म्यू इंटू A। उसने क्या पूछा हुआ है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू म्यू इंटू A, आंसर आएगा म्यू इंटू A, ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो चार्ज दिया हुआ है मुझे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, रेडियस दिया हुआ है मुझे स्फेयर की 10 सेंटीमीटर और कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 है तो 15 कहीं यहाँ तक हो जाएगा, समझे, ये पॉइंट P है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या आएगा K Q बाय 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब K कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, K की वैल्यू ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब आप कितने फास्ट ये कैलकुलेशन करते हैं आप पे डिपेंड करता है, समय बचाना है हमें, समझे। देखो 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर 9, तो यहाँ से कितना बचेगा 100, 3 5 3 3 5
10 की पावर -4 ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा, तो 2 यहाँ आएगा 10 की पावर 6, एक इसके पास ले लेते हैं तो 32/25 इंटू 10 की पावर 5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25.7 यानी 25 दूनी 50.8 इंटू 10 की पावर 5, ये आंसर आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो N/C यानी न्यूटन पर कूलम्ब में आंसर दे देंगे। क्लियर? 1.28 इंटू 10 की पावर 5। नेक्स्ट, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला क्या है, बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव अ सेम डोपिंग कंसेंट। नहीं, बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, ऐसा भी नहीं होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर एंड फॉरवर्ड बायस, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जो इसमें एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस में डिफरेंस होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन स्लाइटली रिवर्स बायस्ड होता है, समझे ना। एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा स्लाइटली रिवर्स बायस्ड होता है, तो इसलिए थर्ड भी आंसर नहीं है। आंसर आएगा द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड, बिल्कुल ये सही है। क्लियर? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, क्या होता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया बाय स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? एक बार देखने दो, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, मैं यंग मॉडल्स पे चला गया था, ये स्ट्रेस पूछ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, ये फोर्स लिखा मैंने, रिस्टोरिंग बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? MLT-2। देखो फोर्स चाहे कोई सा भी हो, MLT-2 होती है उसकी डायमेंशन। एरिया क्या होता है? L², तो क्या आएगा सिग्मा। ये तो लोग याद रखते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर लगाना चाहिए था, ML-1T-2। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द स्पेस। मतलब एक स्पेस में जो कि 0.2 मीटर क्यूब है, समझना, एक रीजन है जिसका वॉल्यूम मुझे दिया गया है, इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कांस्टेंट पोटेंशियल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन 0 होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 आएगी उस स्पेस में, del U by del x किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इसका आंसर आना चाहिए 0। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। When a uranium isotopes 235 uranium-92 is bombarded with a neutron, it generates 89 krypton 86। ओके, ये तो एक न्यूक्लियर इक्वेशन आपको यहाँ बनानी थी, वो बनाते ही आपको आंसर दिखाई देगा। देखिए, न्यूक्लियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? उन्होंने बोला है कि यूरेनियम 23592 पर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट कराया जाता है, जिससे कि 89 KR यानी क्रिप्टॉन ये प्रोड्यूस होता है। तो इसके साथ में और क्या प्रोड्यूस होगा? जबकि उन्होंने बोला है कि 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स। बम्बार्डमेंट विद अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स दिस थिंग एंड 3 न्यूट्रॉन। अगर एक यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो 89 KR36 और एक अमाउंट, ये एक स्पीसीज मिलती है और एक और चीज मिलती है, एक एलिमेंट और मेरे को मिलेगा। वो एलिमेंट क्या है ये मुझे बताना है। 3 न्यूट्रॉन भी साथ में निकल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस इक्वेशन में, न्यूक्लियस रिएक्शन में टोटल परमाणु क्रमांक, टोटल परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस की संख्या टोटल एडिशन में इक्वल होती है। तो आप यहाँ बिल्कुल वही चीज करेंगे। देखो 89 और 3 इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आएगा 92, 89 और 3 आएगा 92। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 235 + 1 यानी आना चाहिए 236। अब इसमें से 92 हटा देता हूं मैं, तो कितना आएगा 4, यहाँ 3 यानी 4, यहाँ आएगा 1। इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 144 आना चाहिए। अब वो कौन है? ए, वो है BA144 और उसमें जो नीचे लिखा हुआ है वो 56 है। आप 56 को भी जोड़ोगे तो ये आना चाहिए, 36 + 56 ये आना चाहिए। क्लियर? देखो जोड़ के देखो, आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका आंसर समझ में आया होगा आपको कैसे किया मैंने। नेक्स्ट,
द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस ओनली, गलत बात, फॉरवर्ड बायस से जो डिप्लीशन लेयर होती है वो घटती है, रिवर्स बायस ओनली, बिल्कुल ये आंसर है, टू रिवर्स बायस ओनली, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों से नहीं होता है, तो आंसर है इसका रिवर्स बायस ओनली। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर। एक टावर दिया हुआ है मेरे को, ये टावर है, यहां ऊपर से एक बॉल को फेंक दिया जाता है, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से मुझे नीचे की ओर बॉल को फेंकना है। ये हाइट मुझे बतानी है। यदि मुझे फाइनल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी मुझे दिया गया है 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के साथ ये टकराती है, जी बराबर मुझे लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा इसमें, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, फाइनल वेलोसिटी यानी 6400 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अब g भी नीचे है और h भी नीचे है, समझिए अगर नीचे की डायरेक्शन को आप निगेटिव लेते हो तो g और h दोनों को निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब प्लस 2gh, तो यहां से आपको आएगा 600/20 बराबर h, तो ये आंसर आ रहा है h बराबर 300 मीटर। क्लियर, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantities of the heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii r1 r2 through 1 Kelvin are in the ratio, okay, मतलब कॉपर के दो स्फेयर हैं, उनका टेम्परेचर मुझे 1 केल्विन बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी उसका रेशियो मुझे बताना है। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड्स कॉपर ऑफ स्फेयर r1 r2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो, रेशियो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले में H1 ms डेल्टा T, पहले वाली हीट जो मैंने दी वो मान लेते हैं H1 है, M1 S1 डेल्टा T, टेम्परेचर ऐसे तो लिखते हैं MQ बराबर ms डेल्टा T, तो मैंने उस Q को H से लिख दिया। नेक्स्ट हीट H2, अब दूसरे वाले कॉपर का मास M2, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, दोनों कॉपर के स्फेयर हैं, रेडियस अलग अलग है तो मास अलग अलग आएगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट सेम होगी, और टेम्परेचर इंक्रीमेंट दोनों में मुझे 1 केल्विन करना है, इसका मतलब डेल्टा T भी सेम होगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये मुझे बताना है H1/H2, अब M1/M2 क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r1 क्यूब, रो 4/3 पाई r, दोनों कॉपर है तो रो सेम आएगा, r2 क्यूब, तो ये अमाउंट यहाँ से कट जाएगा, तो H1/H2 आपको मिलेगा r1/r2 का क्यूब। r1 कितना दिया हुआ है 1 यानी 3/2, r1/r2 आपको दिया हुआ है, r1/r2 दिया हुआ है 3/2 का क्यूब, और ये आएगा 27/8, तो इसका आंसर आएगा 27/8। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, बोर्ड साफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27। ओके, Pm इज इक्वल टू रो RT होता है किसी भी गैस के लिए, प्रेशर मुझे दिया हुआ है 249 10⁻³ किलो पास्कल दिया हुआ है, मास कितना होता है हाइड्रोजन का, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो वो होता है 2 हाइड्रोजन गैस का इंटू 10⁻³ रो मुझे बताना है, डेंसिटी मुझे बतानी है, R की वैल्यू दिया हुआ है 8.3 जूल, ऐसा यूनिट है, और 27 डिग्री को मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लिखूंगा, वो आएगा 300, तो इस प्रकार से यहाँ से रो आ जाएगा मेरे पास 249 इंटू ये यहाँ से कैंसिल आउट 2 अपॉन नीचे आएगा 3 इंटू 8.3 इंटू 00। अब इससे एक जीरो हटा के यहाँ ये पॉइंट हटा दो आप, यहाँ अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सेम अमाउंट बनता हुआ नजर आएगा। देखो वो जानबूझ के ऐसा अमाउंट लेगा 249, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 249 ही आ रहा है, नीचे 10 बचेगा, तो आंसर कितना आया 1/5, इसका मतलब 0.2, डेंसिटी आएगी 0.2। क्लियर, ऐसा ही यूनिट में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आंसर आया। नेक्स्ट
क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। फॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। निम्न में से बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है? बोर मॉडल उसके लिए वैलिड नहीं होता है जिसके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में वो एक ना हो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में, चाहे वो पहली दूसरी तीसरी कोई सी भी शेल हो, समझे ना, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन पहली शेल में भरा जाता है, सब जानते हैं 1s2 2s2 2p6। इसमें ये जो आप बाऊ ने हमको बताया था 1s2 2s2 2p6, उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक। जो बोर मॉडल अप्लाई होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स में ही होता है। क्लियर? अब एक एटम्स वाला इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम इज नॉट, बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होगा। हाइड्रोजन एटम में एक होता है, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम में भी एक ही होगा, He+ में भी एक ही होता है, ड्यूटेरियम एटम यानी 1H2 उसमें भी एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, और सिंगली आयनाइज्ड न्यून की बात किया जाए तो इसमें एक से ज्यादा होता है। इसलिए आंसर आना चाहिए सिंगली आयनाइज्ड न्यून एटम, क्योंकि इसके शेल में इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होता है। क्लियर? 17 की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। देखिए ये एक वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन मुझे दिया हुआ है, यहां एक मास लगा देते हैं इस पे M। अब इसकी पहले लेंथ इनिशियल L थी, L इनिशियल इसकी L है और L फाइनल इसकी दिया हुआ है L1। उन्होंने बोला हुआ है इस पे नीचे की ओर मास अगर हैंग किया हुआ है मैंने, तो इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा M/G, नीचे की ओर फोर्स लगेगा M/G। क्लियर? एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडल्स मुझे बताना है। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दिया हुआ है A। तो यहां से जो स्ट्रेस हम निकालेंगे वो आएगा फोर्स यानी mg बाई एरिया। mg फोर्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, mg बाई ए, ये क्या है, स्ट्रेस। तो यंग मॉडल्स जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो mg बाई ए स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीमेंट इन लेंथ, यानी L इनिशियल माइनस सॉरी L फाइनल, L फाइनल ये है ना इंक्रीज लेंथ, तो L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन L इनिशियल, ये होता है स्ट्रेन। तो यहां से आपको पता चलेगा, मुझे बताना क्या था यहाँ, यंग मॉडल्स y, ये आएगा mgl अपॉन a L1 माइनस L, mgl अपॉन a L1 माइनस L, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है इसमें 4 ऑप्शन, mgl अपॉन a L1 माइनस L। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस आर। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है इसमें? मेटल्स नहीं होता है, मेटल्स में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, मेटल्स में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता नहीं है मेटल्स में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, टो घटता है। टो क्या होता है, टो होता है टाइम कांस्टेंट, रिलैक्सेशन, नॉट टाइम कांस्टेंट अलग चीज है, वो आता है आरएल सर्किट में। यहां मैं बोल रहा हूं टो को श्रांति काल, हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल, इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी घटती है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। यानी टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा मेटल की तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब आर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बोल रहा है वो पॉजिटिव होता है मेटल के लिए। क्लियर? ये आपको बताया गया होगा डेफिनेटली क्लासेस में। इंसुलेटर्स ओनली नहीं, सेमीकंडक्टर्स ओनली, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये आंसर होगा इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि इंसुलेटर में भी देखो, क्या इंसुलेटर क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपको क्रिस्टल लैटिस के बिहाफ पर, क्रिस्टल लैटिस के आधार पर पता होना चाहिए कि करंट किस वजह से, किस फैशन में, किस थ्योरी के अनुसार फ्लो करती है, मेटल में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। तो आपको पता चलेगा कि मेटल वाली थ्योरी अलग है, सेमीकंडक्टर वाली थ्योरी अलग है और इंसुलेटर वाली थ्योरी अलग है। इंसुलेटर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली
एटम्स के साथ बाउंड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेटल की बात किया जाए तो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो बॉडी की लैटिस स्ट्रक्चर में फ्रीली घूम सकते हैं, इसलिए उसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, समझे। और अगर सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी की लैटिस में घूम सकते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। उनकी थ्योरी अलग है। तो कुल मिला के मुझे ये पता चला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी घटती जाएगी। तो यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। इंसुलेटर में भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली उसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, यानी रेजिस्टिविटी घटती है। अब इसमें मेरा अपना एक व्यू है। देखो, अगर सेमीकंडक्टर और मेटल की हम बात करते हैं तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेरिएशन देखते हैं हम, वो टेम्परेचर वेरिएशन हमें कम टेम्परेचर बढ़ाने पे भी दिख जाएगा। ये थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसका आंसर तो हमें इस तरीके से ही देना था कि इलेक्ट्रॉन्स हाईली बॉन्डेड है, मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड है, किसमें, इंसुलेटर में, और सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम बॉन्डेड है, वो स्ट्रांगनेस कम है सेमीकंडक्टर में। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन जो बॉडी की क्रिस्टल लैटिस में घूम सकते हैं बढ़ जाते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी घट जाती है। इस बेसिस पे हमें आंसर देना था। लेकिन अगर इन डेप्थ जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसुलेटर में आपको कंडक्टिविटी जनरेट करने के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ा देना पड़ेगा, और उतने बड़े टेम्परेचर के लिए सेमीकंडक्टर और ये जो मेटल्स होते हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं ड्रास्टिकली। क्लियर? ये थोड़ा अगर डेप्थ में जाके आप अच्छी बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन इतनी डेप्थ से मुझे इसमें आंसर नहीं देना था। वो तो सिर्फ डायरेक्टली इस तरीके से आंसर देना था कि कितनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। शायद मेरी भावनाएं आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाहता हूं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो मैं फीलिंग से आपको इसको बताना चाहूंगा। फेज मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाट इज फेज, समझे ना। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, जहां आप कोचिंग लेते हैं, कोचिंग करते हैं, वहां भी टीचर ने आपको बताया होगा कि फेज क्या होता है। फेज एक तरीका है जो हमारे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो समय के साथ चेंज हो रही है उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर चेंज होने के फैशन को दर्शाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि समय के साथ चेंज होती है, आपने देखा होगा फेज मैंने एसएचएम में भी बात किया है और फेज की मैंने एसी में भी बात किया था, अल्टरनेटिंग करंट में भी मैंने फेज की बात किया था, आपने ये देखा होगा। तो फेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी समय के साथ चेंज होने वाली क्वांटिटी की किसी पर्टिकुलर स्टेट को दर्शाता है। क्लियर? अब देखें, एसएचएम की बात करते हैं। अब t बराबर 0 पर एक पार्टिकल यहां से चलता है, ये पॉइंट है प्लस a, ये पॉइंट है माइनस a। पार्टिकल यहां से चलता है t बराबर 0 पर, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे टर्न लेके वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एसएचएम में यही होगा, फिर ऐसे जाके ऐसे जाके, इसको हम एक कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, एक कंप्लीट चक्कर होगा एक। अब जरा ये देखिए, जब वो यहां है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो ये एक फेज है डिस्प्लेसमेंट की कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वो बढ़ना स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। क्लियर? और इस इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये तो डिस्प्लेसमेंट था जो मैंने अभी बताया आपको। इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। इधर, और एक्सेलरेशन आप ये देखोगे कि वो बढ़ रहा है। अगर अब समय बीतता जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस वक्त जब ये मिड पोजीशन पे है 0 है और 0 से बढ़ता जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अब समय बीतते हुए देखोगे आप तो एक्सेलरेशन निगेटिव में बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी इस पॉइंट पे क्या है, 0, मतलब पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से लोकेशन।
तो मीन पोजीशन पे लोकेशन 0 मान रहा हूं मैं, तो मीन पोजीशन पे लोकेशन 0 है और वो पॉजिटिव में बढ़ रही है। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है और वो नेगेटिव में बढ़ रहा है। अब आप जरा ये देखें, जो अभी स्टेट t बराबर 0 पर पोजीशन की है कि वो 0 से पॉजिटिव में बढ़ने लगा, 0 से उसकी वैल्यू 0 है और वो क्वांटिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है। यही स्टेट एक्सेलरेशन की कितनी देर के बाद आएगी, कितनी एंगल घूमने के बाद आएगी? यहां से पार्टिकल π/2 आगे गया, π/2 पीछे है, मतलब π/2 घूम चुका है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना π/2 घूमना होता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना फिर π/2 घूमना होता है। यानी जब ये पार्टिकल कंप्लीट ये आधा चक्कर लगा के यहाँ आएगा तो वो पाई घूम चुका है। अब जरा देखो, इस स्टेट पर एक्सेलरेशन फिर से 0 होगा, इस स्टेट पर एक्सेलरेशन फिर से 0 होगा और अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहां से पार्टिकल ऐसे घूम के यहां आया इस पॉइंट पर, तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से बढ़ रहा है। तो जो स्टेट 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना, स्टेट क्या है? 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना, वो पाई एंगल पहले किसकी थी? पोजीशन की। अब वो किसकी है? एक्सेलरेशन की। इसका मतलब एक्सेलरेशन और पोजीशन में पाई फेज का डिफरेंस है। आगे कौन है? आगे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की स्टेट में एक्सेलरेशन पाई एंगल घूमने के बाद आया। डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल स्टेट क्या थी? पोजीशन की इनिशियल स्टेट क्या थी? कि वो 0 था और पॉजिटिव में बढ़ रहा था। 0 होना और पॉजिटिव में बढ़ना, ये स्टेट एक्सेलरेशन में पाई एंगल घूमने के बाद आती है। तो इसका मतलब पाई एंगल का डिफरेंस है। आप इक्वेशन से बता सकते हो इस चीज को, ये मैंने थ्योरेटिकल वे बताया। आप इक्वेशन से, इससे आप ये भी बता सकते हो कि आगे कौन है और पीछे कौन है। समझे? अब मैं जानता हूं, देखो इक्वेशन से कैसे करूंगा। y बराबर a sin ओमेगा t होता है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t आ जाएगा। क्लियर? अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -a ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन को sin ओमेगा t प्लस पाई, और इसको माइनस को यहां से हटा सकते हो। अब इन दोनों की फेज को कंपैरिजन कर सकते हो। देखो कितने का डिफरेंस है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के एस्पेक्ट में। ये क्या है? एक्सेलरेशन। डिफरेंस कितने का आएगा? पाई का। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। तो इसमें आंसर आएगा पाई। नेक्स्ट, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे ये इंटेंसिटी दिया गया है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, जिस सरफेस पर ये इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? मुझे बताना है 1 मिनट में टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी। ई टोटल मुझे बताना है, ई टोटल, और टाइम मुझे दिया हुआ है 1 मिनट। ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर? तो कैसे सोल्व करूंगा मैं इसको? इंटेंसिटी में यदि मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाती है पावर। क्या आ जाती है? पावर। एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इंटू 20 ये वॉट आ जाएगा। और पावर में यदि मैं टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर है, इसमें मैं टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी, जो कि इतने समय में इंसिडेंट हो रही है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो मैंने ये 20 से मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर -4 भी करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर -4 भी करना पड़ेगा। ऐसा ही में आंसर देना है। अब मैं इसको, ये डेल्टा टी 1 मिनट है, यानी 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड। मार्कर नया है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चेंज कर लेते हैं। ये है 60 सेकेंड। तो पावर जो आएगा वो यहां से आ चुका है मेरे पास पावर, ये आएगा 400 इंटू 10 की पावर -4 वाट। अब इसमें मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा जूल। अब ये क्या लिखा हुआ है? 24,000, यानी 10 की पावर -1, 2.4 जूल। आंसर ही आना चाहिए 2.4 जूल। एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुआ है। 20, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये करने की जरूरत नहीं है मेरे को, गलती मत कर देना, क्योंकि इसने लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा मैं।
10 की पावर माइनस 4 लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 60, तो ये 10 की पावर माइनस 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 चौक 24 यानी 44 यहाँ आएगा 10 की पावर प्लस 3, ये फाइनल आंसर आएगा, इतने जूल। समझे, 10 की पावर माइनस 4 करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इसको कैसे करेंगे, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्म में होती है वो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो होती है वो होती है हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट। इसमें ई नॉट और बी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड है, यानी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वैल्यूज अगर आप चेक करेंगे तो ये सेम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें सी जो होता है वो सी ई नॉट बाय बी नॉट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक वैल्यू उनके रेशियो के बराबर ही सी आता है। क्लियर, तो यहां आप ये पाएंगे, जब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा ई, अभी देख लेते हैं, एम बराबर ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आएगा बी नॉट इंटू सी स्क्वायर अपॉन हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। अब बी नॉट से बी नॉट गया, हाफ से हाफ गया, इसको आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर आएगा, और सी की वैल्यू होती है 1 बाय म्यू नॉट सी नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट, सी बराबर ये भी होता है। तो ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इन मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चलेगा कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, कैंसिल आउट, तो ये आएगा 1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का रेशियो जो आता है 1:1 आता है। क्लियर, ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ से। वैसे लोग इसको याद रखते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी का रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वो 1:1 आता है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हटा देते हैं पहले, double slit experiment, if the separation between the current source is half and the distance of the screen from the current source is double, then the fringe width का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है d लैम्डा बाई d। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला है उन्होंने कि यंग डबल स्लिट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, यानी d को उन्होंने d/2 कर दिया, और द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, इस d को कैपिटल D कर दिया, नया b डैश, ये d 2d है लैम्डा और ये d d/2 है, तो यहां आ जाएगा 4d लैम्डा बाई d b डैश। इसका मतलब b डैश इनिशियल का 4 गुना हो जाएगा, समझे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 टाइम्स। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, the distance of the screen from the coherent source is doubled, then the fringe width will be 4 times. 4 times आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt। ये पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए बी, डेल्टा वी ए बी दिया हुआ है आपको v वोल्ट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, u इनिशियल 0 है, ऐसे जाएगा वो, इस पॉइंट पर आते हुए उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जिससे कि उसका कुछ मोमेंटम हो जाएगा। तो इस वक्त उसकी कुछ ना कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। वो डी ब्रोगली वेवलेंथ मुझे दिया गया है लैम्डा 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर, ये मुझे दिया गया है। क्लियर, मैं जानता हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h अपॉन रूट
2m काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर। मुझे यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ दी गई है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी, और इस वक्त काइनेटिक एनर्जी आएगी E इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी एट पॉइंट बी वो आएगी E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको पढ़ाया गया है, क्लियर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट, अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये मुझे बताना है। तो V निकाल लेता हूँ यहाँ, h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m इंटू ई, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इधर आएगा। तो ऐसे में सॉल्व कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर करूँगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे आएगा 2me। अब इस अमाउंट को सॉल्व करते हैं। ये अमाउंट आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 1.22 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर का स्क्वायर, 2 इंटू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले मैं 10 की पावर को कैलकुलेट करके थोड़ा लिख लेता हूँ। 1.22 इंटू 1.22, ऐसे इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ये 10 की पावर माइनस 22 आ जाएगा। ऐसे इधर ये 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6, 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 19, तो ये आ जाएगा 50, 10 की पावर माइनस 50, और ऊपर आएगा 10 की पावर माइनस 68। अब माइनस 22 और ये 72, तो यानी 10 की पावर प्लस 72 ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे, क्लियर। अब आपके पास बचेगा 6.6, 1.2 इंटू 1.2, अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है मेरे को ऑलमोस्ट, क्योंकि कैलकुलेशन से तो सोल्व नहीं करूँगा मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन, वहाँ इतना समय नहीं दिया गया मेरे को, समझे। आप देख भी सकते हैं कि मुझे आंसर 10 की पावर में दिया गया है, तो मैं 10 की पावर पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। 1.6 9.1, तो इसको मैं 9.1 को 9 लिख सकता हूँ, 1.6 को 1.6 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर अब मैंने कंप्लीटली देख ली है। अब इसको देख सकते हैं ये क्या आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये 11, इसको 11 मान लेता हूँ, पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ तो 6 आएगा। अब 6 से इसको काट देता हूँ तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा। अब ऊपर जो बचेगा 72, ये 72 है और ये माइनस है, तो ये आएगा +4, 10 की पावर +4, तो नीचे आ चुका है 2 to 1.6, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ जस्ट 1166.2 यानी 0.4, 16 चौके 64 यानी 6.4 इंटू 9 नीचे आएगा, तो 10 की पावर 4 अपॉन 9 इंटू 6.4 आएगा। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में क्या बोल सकता हूँ, देखो 10 की पावर 4, 9 चौक 36, 3 9 छक 36, 9 55 3 57। तो यहाँ एक बार और 10 की पावर में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6.6 इंटू 6.6, अच्छा स्क्वायर है तो ये 6.6 एक बार और आएगा, यहाँ 6.6 एक बार और आएगा, क्लियर। कुल मिला के यहाँ कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। इस पॉइंट के बाद कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 6.6 दो बार आएगा, ये h स्क्वायर है, 6.6 समथिंग भी होता है आगे, तो 6.6 दो बार आएगा, तो v बराबर 6.6 इंटू 6.6। ये लेंथी क्वेश्चन था, इसमें 11 यहाँ 6, 11 यहाँ 6, 36, और नीचे जो बचेगा इसको 9 और इसको 18, तो यहाँ इन दोनों को मैं 18 लिख सकता हूँ। 1.6 इंटू 10 की पावर 8 4
12, तो ये आएगा +4। यहाँ तक लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको और क्या कर सकता हूँ, 2, तो 2/1.6 इंटू 10 की पावर +4, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर +4। समझे, वो 6.6 की वजह से हुआ, वो छोड़ना नहीं था, तो वरना अगली लाइन में आंसर है, इससे नेक्स्ट लाइन में आंसर है। मैंने इसको 11 मान लिया, तो यहाँ 6, यहाँ 6, ये 36 आ जाएगा। इसको 9 मान लिया मैंने, तो ये 18, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर +4। क्लियर, तो ये आंसर है हमारा, यानी 10 की पावर +4 आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 की पावर +4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। ओके, देखिए मुझे अलग अलग टाइप के कर्व दिए गए हैं, इसमें एक ये कर दिया गया है और एक ये कर दिया गया है। अलग अलग टाइप के कर्व A, B, C, D। इधर रखा गया है रेजिस्टिविटी, उधर रखा गया है टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर। मैं जानता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर एक मेटल है, और मेटल के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। रेजिस्टिविटी इसमें और इसमें बढ़ रही है, इन दोनों में घट रही है, यानी ये और ये पॉसिबल नहीं है, ये और ये संभव है। क्लियर। अब इसके लिए आपको बताया गया था कि रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर पे मैं देखूंगा, टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं, तो वो पहले T की पावर 1 और फिर T की पावर 2 और T की पावर 3 पे भी डिपेंड करती है। कुछ इस प्रकार से डिपेंड करती है। रो रेजिस्टिविटी कि एक कांस्टेंट C1 T + C2 T² + C3 T4, इस तरीके से C2 T3 इस तरीके से डिपेंड करती है। हायर पावर्स पे भी डिपेंड करती है, यानी लीनियर वेरिएशन नहीं होता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है तो वो लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। टेम्परेचर अगर लो है, रूम टेम्परेचर पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, रूम टेम्परेचर की विसिनिटी में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो वो थोड़ा लीनियर होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हो तो आप ये पाएंगे कि रेजिस्टिविटी में वेरिएशन लीनियर नहीं होता है। छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, रूम टेम्परेचर के विसिनिटी में छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लीनियर वेरिएशन होती है। जैसे RT = R0 1 + αT लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं ना, RT = R0 1 + αT। तो यहाँ रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन में है। लेकिन अगर इन जनरल बात किया जाए, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी की बात किया जाए, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसको आप कांस्टेंट नहीं मान सकते, समझे ना। तो उसमें T की पावर 1 और T की पावर 2 और T की पावर 3 तीनों पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टिविटी, इसलिए लीनियर वेरिएशन नहीं आएगा। आंसर आएगा ये, समझे ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लोग इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 3/2 kT। मोनोएटॉमिक गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। वही थर्मल एनर्जी होती है जो उस स्टेट पर काइनेटिक एनर्जी है, वही उसकी थर्मल एनर्जी, 3/2 kT इसका आंसर आएगा। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट 2.5 एम्पीयर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, देख लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। सोलेनॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता है μ0 Ni होता है, B यानी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के सेंटर में जो होता है वो μ0 Ni होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा μ0 Ni। B मुझे बताना है, μ0 दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न 100 पर यूनिट लेंथ, 50 इंटू 10 की पावर -2। करंट 2.5। डायरेक्ट फॉर्मूले में आंसर रखो, मतलब क्वेश्चन जो डेटा दिया गया है फॉर्मूले में पुट करो। μ0 Ni, N होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो B बराबर आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -2 प्लस जाएगा 10 की पावर +5 आएगा। क्लियर। तो यहाँ 2.5 है, इसको लिख सकता हूँ मैं 25 चौका 100, यानी यहाँ से एक 10 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अब एक 10 ये आएगा, 2 0 यहाँ है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 बचेगा, 50 नीचे रह जाएगा। इससे ये गया तो ये आएगा 100 10 की पावर -5, तो आप इसको काट सकते हो 20
पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5, 0 से 0 गया, 25 चौका 100, 10, 0 से 0 गया 100, 25, 20 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5, बी। आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, 20, 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 15, मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2, 6, 0 भी लिखेंगे, 2 के पार्ट लगाएंगे 10 की पावर माइनस 5, इसका मतलब 6.28, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आंसर आएगा बी। इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी बोले तो एक्स दिया हुआ है 599, सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1200, यानी एच की वैल्यू मुझे 1200 दिया हुआ है इन्होंने ए पर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज, परमेबिलिटी यानी म्यू मुझे बताना है, ये मुझे बताना है म्यू। देखो परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू, म्यू का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स इंटू म्यू नोट, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस एक्स 599 इंटू म्यू नोट, इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है इसमें। म्यू नोट कितना है, म्यू नोट ये आएगा 600 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो यहां से आप लिख सकते हैं 24 पॉइंट पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4, म्यू की वैल्यू ये आएगी 6 चौक 24, 2.4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आंसर आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉकिंग लिखा हुआ है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द इन सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 मीटर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इसमें, देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान था। उन्होंने बोला है कि आपको 0.99 मीटर में से घटाना है 0.0099, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको मैथमेटिकली घटा दूंगा, वो आएगा 1908.9 पॉइंट, ये आएगा वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू आएगी ये। इसमें अगर मैं देखूं सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे इस वाले अमाउंट में, इस वाली रीडिंग में ये वैल्यू मुझे दी गई थी 0.99, और इसमें पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 2 है, और इसकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना था पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ये 0 तो मैंने लगाया, समझे ना, कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज ये दी गई थी ऊपर वाले की, तो इसमें भी पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, इसमें भी पॉइंट के बाद, यानी इस वैल्यू में ये ऐसे ही दिया गया था, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो अब मेरा जो ये आंसर आ रहा है 0.9801, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, तो ये अगर मैं आंसर देता हूं तो ये गलत आएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर मेरे रिजल्ट में उतना होना चाहिए जो कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स में पॉइंट के बाद सबसे कम थे, पॉइंट के बाद सबसे कम दोनों में कितने थे, 2, तो यानी इसके बाद इसमें मेरे रिजल्ट में पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए, क्लियर। तो मैं इसको क्या करूंगा, राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ अगर मैं इसको करता हूं कैसे करूंगा, एक मिनट चेक करने दो मेरे को, ये 9 लिखा हुआ है, 9, ये वैल्यू दी गई है 9, तो यहां आएगा 9, क्वेश्चन में ये वैल्यू 9 दिया गया था, 9.99, ये 00 मैंने लिखा है, तो यानी पॉइंट के बाद इसमें हम पॉइंट के बाद चेक करते हैं, पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने, 2, इसमें कितने पॉइंट के बाद 2, तो मेरे रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें टोटल कितने हैं, 5, पॉइंट के बाद इसमें होने चाहिए 2, तो मैं इसको अब राउंड ऑफ करूंगा, 9.98, पॉइंट के बाद 2 रहे, इसको राउंड ऑफ किया, इसको राउंड ऑफ किया, तो फाइनल आंसर ये आएगा 9.98, क्लियर। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, मुझे दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कितना, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड,
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 वी पर मीटर, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 वी पर मीटर, हैज़ द मोबिलिटी इन, मोबिलिटी मुझे बताना है, और मोबिलिटी की मुझे दिया हुआ है एम स्क्वायर वी माइनस 1 एस माइनस 1। इसमें वैल्यू क्या आएगी, इस यूनिट में वैल्यू क्या आएगी, वी एम स्क्वायर वी माइनस 1 एस माइनस 1। वी बोले तो वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। हम जानते हैं कि जो मोबिलिटी होता है वो मोबिलिटी इस प्रकार से दिया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। वैल्यूज पुट किया मैंने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड स्पेस खाली करते हैं, देखो यहां वैल्यू कितनी आएगी 2.5 इंटू 10 की पावर प्लस 6, ये वैल्यू आया। वीडी मीटर पर सेकेंड, ये क्या आएगा वोल्ट पर मीटर। तो आप देखेंगे कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड आंसर आएगा। क्लियर, जो उसने पूछा है, तो ये आ जाएगा मोबिलिटी 2.5 इंटू 10 की पावर प्लस 6, 2.5 इंटू 10 की पावर प्लस 6। चेक करने दो कुछ गलती तो नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है मेरे को 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 वोल्ट पर मीटर, और 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दिया हुआ है। तो इसका आंसर आना चाहिए 2.5 10 की पावर माइनस 10, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 10 आएगा, तो प्लस 6 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, समझे। नेक्स्ट 30, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the end of the string rigid rod of length 1 मीटर with negligible mass। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक रॉड है जिस नेग्लिजिबल मास है, इधर रखा हुआ है 5 kg और इधर रखा है 10 kg। तो सेंटर मास हमेशा किसके पास होता है, हाइयर मास के पास। और आपको तरीका क्या बताया हुआ है कि अगर आपको हाइयर मास से सेंटर मास की डिस्टेंस बतानी है तो आप क्या करें, दूसरे वाले मास इंटू टोटल मास इंटू टोटल लेंथ, ऐसे करें। टोटल लेंथ सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर ये आएगा। और x बराबर कितना है 5 3 यानी 67 सेंटीमीटर के करीब आपका आंसर आएगा। क्लियर, तो आंसर आएगा इसका 67, ये जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, द मीन फ्री पाथ फॉर द गैस विद मोलिकुलर डायमीटर d एंड द नंबर डेंसिटी एन कैन बी डिस्प्लेस्ड एज। इसमें तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से आंसर दे सकते हैं। n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम n। तो यानी वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो ये d स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर आएगा 1/√2n पाई d स्क्वायर। समझे ना, डायमेंशन का क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन। 1/√2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो n d स्क्वायर अपॉन में आना चाहिए। n क्या है, n अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जाएगा ऊपर यानी वॉल्यूम बाई d स्क्वायर, और वॉल्यूम बाई d स्क्वायर क्या आएगा लेंथ, और वही उसने पूछा है। तो लेंथ डायमेंशन इनमें से सिर्फ इसकी आती है 1/√2 पाई n d स्क्वायर। इस टर्म की अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो वो लेंथ आएगी, इसलिए ये आंसर है सिंपल, और किसी की भी नहीं है इसमें, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट 32, द एवरेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज mc स्क्वायर। 0.5 ग्राम इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू सी स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 16, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 की पावर प्लस 16 जूल। सॉल्व कर देते हैं, 9 बजे 45 यानी 4.5, 10 की पावर कितना आएगा -3 प्लस 16 यानी 10 की पावर प्लस 13 जूल, ये आंसर आएगा। 4.5 10 की पावर प्लस 13 जूल। कितने आसान क्वेश्चन थे, समझे, बहुत तेजी से हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यूज आपको पुट करनी है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistance wire connected in the left gap of the meter bridge balances a 10 ohm resistance in right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ब्रिज वायर है, इसमें ये एक रेजिस्टेंस और फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस। उन्होंने बोला है कि ये कोई रेजिस्टेंस X है जो 10 ओम को 3:2, ये जो रेशियो है वो 3:2 रेशियो है लेंथ का। तो यानी x/10 जो आएगा वो 3:2 आएगा। तो x बराबर आएगा 30/2 यानी 15। तो इसका मतलब ये है 15 ओम रेजिस्टेंस है ये जो दिया गया है इधर। क्लियर। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ 1.5 है, यानी 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम। तो 1 ओम, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं, R बराबर रो इंटू एल बाई होता है। 1.5 मीटर के लिए 15 ओम, तो 1 के लिए आएगा 1.5/15 मीटर, मतलब इतने मीटर के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। 15 ओम रेजिस्टेंस इस लेंथ का है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस इस लेंथ का आएगा। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है 0.1 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 0.1। इसका मतलब 1 × 10⁻⁻1। इसका आंसर आएगा 1 × 10⁻⁻1 ओम मीटर में आ रहा है आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, द ब्रिस्टर एंगल फॉर अ इंटरफेस शुड बी। ब्रिस्टर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है थीटा ब्रिस्टर tan म्यू होता है किसी भी मटेरियल के लिए, ब्रिस्टर एंगल ही होता है। वी नो, हम जानते हैं पहले से ही कि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्लियर। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब थीटा बी की वैल्यू 45 से बड़ी होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 90। क्योंकि ब्रिस्टर एंगल में क्या होता है कि एक मीडियम से ऐसे में यहाँ ये दूसरा मीडियम है, म्यू ऊपर एक एयर है मान लेते हैं, ये नॉर्मल मैंने इंसिडेंट किया, इसको ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्रिस्टर एंगल पर ये एंगल 90 डिग्री होता है। जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और इस इंसिडेंट पे ही ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, इस इंसिडेंट पे। तो ये एंगल कितना बढ़ा सकता हूं मैं मैक्सिमम? पाई तक, सॉरी π/2 तक, 90 डिग्री तक। तो आंसर ये आएगा। ये किस में दिया हुआ है? 45 से ज़्यादा, 90 से कम। क्लियर। ये आंसर आएगा इसका। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर राइज इन इट अप टू हाइट h। द मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन द सेम वाटर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर दिया हुआ है, उसमें एक कैपिलरी है जिसकी रेडियस इसमें मुझे दिया हुआ है ये r। तो इसमें पानी राइज करता है कुछ h हाइट तक, यहाँ तक पानी है, h हाइट तक राइज करता है पानी। तो यहाँ मैं h को क्या बोलूँगा? 2t cos θ/ρrg, ये बोलूँगा मैं। और जो इसका मास आएगा वो आएगा πr² h इंटू रो ऑफ वाटर, ये मास आएगा। इनिशियल मास दिया हुआ है मुझे 5 ग्राम। अब मुझे पता है कि हाइट उसकी फाइनल जो है अनदर कैपिलरी रेडियस ऑफ 2r, फाइनल हाइट आएगी। ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो 2 cos θ/ρ, r की जगह 2r यूज करना है मुझे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं रेडियस को दुगना करता हूं तो सिर्फ रेडियस चेंज होगी, इसमें 2t cos θ कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? पहली h/2, यानी अब जो हाइट आएगी वो पहले का आधा आएगी। अब नया मास चेक कर लेते हैं। मास क्या आएगा? मास आएगा पाई नई रेडियस का स्क्वायर यानी 4r², रेडियस 2r है तो स्क्वायर 4r² आएगा, इंटू नई हाइट πr² h, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये तो आएगा मास, नया मास m डैश। तो m डैश फॉर ये 2 कटेगा तो यहाँ आएगा 2 πr²
H इंटू रो, ये आएगा नया मास, और पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो किसकी वैल्यू है 5 ग्राम की, तो यहाँ 2 इंटू 5 ग्राम, तो एम डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ग्राम, समझे। तो इसका आंसर आएगा 10 ग्राम। बड़ा इजी था ये, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो आंसर आएगा, समझे। इसको हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट 36, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 3K। बड़ा आसान है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, व्हेन अ फोर्स 3J, J की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है फोर्स 3J, एक्ट्स ऑन अ पॉइंट, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K। ये जो लेंथ है ये दिया हुआ है आपको 0,0,2, ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर ही हो जाएगा 2K। तो O के अबाउट कितना टॉर्क आएगा। अब जरा देखो, अगर x बाहर की ओर है, इस लेंथ OP, ये पॉइंट P पे लग रहा है, तो OP कैसे घूमना चाहेगी ऐसे, तो राइट हैंड का यूज करूंगा मैं रोटेशन की सेंस में। ये टॉर्क, ये फोर्स इस OP को O के अबाउट घुमाएगा, टॉर्क जनरेट करेगा। टॉर्क चीजों को घुमाता है, तो कैसे घुमाएगा ऐसे, यानी टॉर्क अंदर की ओर आएगा। और अंदर क्या है, ये x अगर बाहर की ओर है तो अंदर की ओर क्या है -x, यानी -i कैप में आंसर आएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये तो 90 डिग्री है, यानी 3 दूनी 6, 6i माइनस, ये आएगा टॉर्क। डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप, -6i। नेक्स्ट, a series LCR circuit is connected to a AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and the voltage is pi/3. Okay, देखिए AC सर्किट में मैं जानता हूं कि इधर XC XL, जिससे कि यहाँ, क्योंकि सीरीज में अगर लगाए जाए तो XL इंटू I से आता है VL, तो यहाँ दिखाया जाता है VL, और यहाँ दिखाया जाता है VC, और यहाँ दिखाया जाता है R, यानी VR। R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इधर रखते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको। तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोला कि अगर L को हटा दिया जाए सर्किट से, यदि L को हटा दिया जाता है उन्होंने बोला है कि यदि इस L को सर्किट से हटा दिया जाए तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस pi/3 हो जाता है। इसको हटाने के बाद सिर्फ ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस pi/2 की फेज में आएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आगे आएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के L को हटाने के बाद, सीरीज में ये दिया गया है आपको, अब इस कॉम्बिनेशन में वो क्या कर रहा है, L को हटा दे रहा है, तो सीरीज में C और R बचेगा, और सीरीज में C और R है तो करंट दोनों में सेम है। क्लियर। अब R में वोल्टेज की फेज आपको बताया हुआ है कि R में वोल्टेज की फेज वही होती है जो करंट की होती है, लेकिन C में करंट वोल्टेज से आगे होता है, C में। तो यदि ये दोनों सीरीज में, L को हटाने के बाद तो C और R सीरीज में होंगे, यानी दोनों में करंट तो सेम है, लेकिन मुझे पता है कि C में करंट आगे होता है, पोटेंशियल पीछे होता है। इसका मतलब R के अक्रॉस पोटेंशियल और C के अक्रॉस पोटेंशियल में फेज डिफरेंस में C पीछे होगा। क्लियर। C का पोटेंशियल pi/2 पीछे होगा, R का आगे होगा। ये आपको थियोरेटिकल वे में पहले से ही पता है। उन्होंने ये बोला है कि अगर इस L को मैं हटा देता हूं तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस, किस किस के बीच, करंट और वोल्टेज, करंट R के डायरेक्शन में होगी, क्योंकि R का पोटेंशियल और R का करंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो करंट इस फेज में होगी। अब पोटेंशियल
इस फेज में है सी के अक्रॉस, ये एंगल मुझे π/3 दिया हुआ है, क्योंकि नेट पोटेंशियल ये आएगा, समझे, इन दोनों का पोटेंशियल नेट ये आएगा और करंट इधर आएगी, एक पोटेंशियल ये, एक पोटेंशियल ये, इन दोनों का पोटेंशियल नेट इधर आएगा। अब नेट पोटेंशियल सी और आर सीरीज कॉम्बिनेशन का, और उस कॉम्बिनेशन में करंट आएगा आर की डायरेक्शन में, फेज डिफरेंस π/3 है अगर आप एल हटा देते हैं। फिर दूसरे स्टेटमेंट में उसने बोला कि यदि आप सी हटा देते हैं, अगर आप ये सी हटा देते हैं तो फेज डिफरेंस फिर से π/3 हो जाता है। किसमें? नेट पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल किस किस का आएगा? आर और एल के अक्रॉस पोटेंशियल का रिजल्टेंट। हम यहाँ वेक्टोरियल ऐड करते हैं, ये चीज आपको बता रखी है मैंने, क्लियर? π/3 वेक्टर की तरीके से यहाँ एडिशन किया जाता है फेज में, समझे, इसको फेजर मेथड भी बोला जाता है। अब उसने बोला है कि अगर सी हटा दिया जाए तो फिर से π/3 फेज डिफरेंस आ जाता है करंट और पोटेंशियल में, सी को हटाने के बाद। इसका मतलब क्या है? ये π/3 और ये π/3 एंगल कब हो सकते हैं? जब ये दोनों बराबर हों, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हों। इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है मुझे, और ये दोनों लेंथ अगर बराबर हैं और उस वक्त यदि मैं तीनों को एक साथ जोड़ता हूं तो ये कैंसिल आउट कर देगा, इधर क्या बचेगा? सिर्फ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब फाई क्या आएगा? 0 डिग्री। इसका मतलब कोस फाई क्या आएगा? 1। इसका मतलब पावर फैक्टर क्या आएगा? 1। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 1 पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻20 जूल दिया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन का, समझे। देखो मुझे एनर्जी दिया गया है 10⁻⁻20 जूल, ये दिया गया है। अब इसको यदि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहता हूं तो 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कर दूंगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 10, नीचे क्या आएगा? 1.6, 10⁻⁻1 बचेगा ऊपर, तो ये आएगा 1/16, और 1/16 होता है 0.0 लगाऊंगा फिर 0.6, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg, डाइवुड मशीन दे रखी है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुली, एक मास इधर, एक मास इधर, ये मास 4 kg, 6 kg, पुली ऐसे है। इस सिस्टम को फ्री छोड़ने के बाद किसी भी एक मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा आपको बता रखा है मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट मेथड लगा सकता हूं कि इन मास को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो ये है 6g - 4g अपॉन टोटल मास। ये तो नेट फोर्स है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन बताना है किसी भी एक मास का, इसका ऊपर आएगा इसका नीचे आएगा, तो टोटल मास, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा 2g/10 यानी g/5। ये स्मार्ट मेथड बताया था मैंने, एक दूसरा एफबीडी बना के होता है इक्वेशन लिखने के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन में स्मार्ट मेथड से आंसर करेंगे तो डायरेक्ट g/5 आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, a 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit will be, no problem। देखो करंट क्या होता है? V/R, और AC के केस में इसने जो V दिया हुआ है मेरे को, वो दिया हुआ है 200, और यहाँ जो R आएगा वो आएगा XC, इस केस में XC, और XC होता है 1/ω इंटू C, तो यानी 200 इंटू ओमेगा यानी 2π50, 2πn इंटू C। तो मैं I बराबर लिख सकता हूँ 200 इंटू 2π/50 इंटू C। C कितना है? 40 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 40 इंटू 10⁻⁻6, 200, 2πn, 50, सब कुछ से लिखा हुआ है। अब इसके बाद 0 0 0 0, 5 चौक 20, 2 यहाँ 4 यानी 8π
अब 1 0 2 3 4 5 10 की पावर माइनस 1, 1 2 3 4 0 यहाँ से आया, 5 चौक 20, 1 0 उसमें से आएगा तो 5 0 होंगी प्लस में, तो यहाँ माइनस 1 0 बचेगी और यहाँ 2 2 2 8 आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 8 चौक 32 का 2 का हासिल को 3, 8 और 3 11 का 1 का हासिल को 1, 8 से 24 1 25, यानी 2515 इंटू 10 की पावर माइनस 1 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो आंसर आएगा आपका फाइनल 2.5, ये आंसर आएगा एम्पियर। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, क्लियर। नेक्स्ट 41 कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको पहले दिया हुआ येलो, आपको टेबल याद होनी चाहिए कलर कोडिंग वाली, उसमें येलो के लिए होता है 4, फिर से वॉयलेट के लिए उसमें होता है 7, तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा येलो के लिए 4, वॉयलेट के लिए उसमें 7 होता है 7 रखूंगा, और फिर उसमें ब्राउन, और ब्राउन में यदि 4 बैंड कलर कोडिंग है, 4 बैंड यदि कलर कोडिंग है तो आप देखेंगे ब्राउन में लिखा होता है इंटू 10, यानी अब आपको इसमें इंटू 10 करना है, ये मतलब होता है थर्ड बैंड का, समझे ना, टेबल में लिखा होता है, ये रटने वाली चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 470 ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, क्लियर। उसमें आगे लिखा भी होता है 4 बैंड में 5% की टॉलरेंस, वो याद होना चाहिए आपको, तो यहाँ आंसर आएगा 475% टॉलरेंस के साथ। 42 नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम स्टार, द लिमिट रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर। नो प्रॉब्लम, आसान क्वेश्चन है। देखो आपको बता रखा है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप जो होता है वो 1.22 इंटू लैम्डा बाय डी होता है, ये आपको बताया हुआ है, क्लियर। जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हैं ये चीज़ें आपको बताई गई होगी। 1.22 इंटू लैम्डा बाय डी ये रिजोल्यूशन होता है, तो 1.22 लैम्डा, लैम्डा कितना है 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन, ये एंगल होता है, ये एक एंगल है, समझे, क्लियर, ये एक एंगल होता है। और अगर आपको ये रिजोल्यूशन लेंथ में देना होता है तो यहाँ आता है 1.22 लैम्डा इंटू एफ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, समझे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस किसका, जो टेलीस्कोप का लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकल लेंथ, यहाँ एफ आ जाता है अगर आपको ये रिजोल्यूशन लेंथ में देना होता है। और अगर आप एंगल में देना चाहते हैं एंगल, तो वहां से एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस हो जाता है एफ, समझे ना, क्योंकि वो डिस्टेंस बड़ी होती है रिजोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, उस लेंथ को हम आर्क लेंथ मान लेते हैं, बाय एफ कर देते हैं, तो यहाँ से एफ गायब हो जाता है। 1.22 इंटू लैम्डा बाई डी, वैल्यूज पुट करो, देखो डी दिया हुआ है इसमें 2 मीटर, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये आएगा 0.3, 1.22 इंटू 3 10 की पावर माइनस 7 यानी 663 इंटू 10 की पावर माइनस 7, एंगल में है, समझे ना, रेडियन, इसकी यूनिट है रेडियन, तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ये आंसर आएगा। 43 2 cylinder A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system thermally insulated. The stopcock suddenly opened. The process is. देखो उन्होंने 2 चैम्बर ले रखे हैं, दोनों चैम्बर आइसोलेटेड हैं और थर्मली इंसुलेटेड हैं। आइसोलेटेड मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो एक दूसरे के साथ एक वाल्व से कनेक्टेड है। यहाँ एक वाल्व लगा रखी है उन्होंने, ये वाल्व है, एक में तो कंप्लीटली उन्होंने गैस भरा हुआ है, ये दीवारें इंसुलेटेड दीवारें हैं और ये खाली है,
वैक्यूम है इधर। तो जैसे ही ये कॉर्क को आप ओपन करोगे तो जो एक्सपेंशन होगा ये कौन सा एक्सपेंशन होगा? सिंपल, एडियाबैटिक। कोई भी एनर्जी का आदान प्रदान बाहर से नहीं हो रहा है, इसमें एनर्जी ना तो आ सकती है ना जा सकती है, बहुत तेजी से होगा, गैस इधर से इधर जाएगी, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। 4 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। अच्छा, उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी अभी जो आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने बोला कि अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड का 3/2 है, अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इंसिडेंट। अब उन्होंने फाइनल फ्रीक्वेंसी इसका आधा कर दिया है, यानी 3/4 इंटू थ्रेशोल्ड। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो करंट जीरो आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। समझे ना, ये जो बता रहा है कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूज कर रहा है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो फोटो करंट क्या आएगी? जीरो आएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये एक लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉम्बिनेशन है लॉजिक गेट का, ये नॉट गेट, ये नॉर गेट, इस तरीके से जोड़ा हुआ है। मुझे इस लॉजिक गेट के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए बुलियन व्यंजक लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ए बी दोनों को मैं 1 देता हूँ, तो ए को 1 दिया, बी को 1 दिया। अब ए यहाँ देता हूँ, ये नॉट गेट है तो यहाँ क्या जाएगा? 0, यहाँ 1 तो यहाँ क्या आएगा? 0। और ये नॉर गेट है, ये अगर और होता तो जो रिजल्ट आता है एकदम उसका अपोजिट आएगा। नॉर गेट यही होता है, मतलब मैं इसको और मान के सॉल्व करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसका जस्ट अपोजिट लिखूंगा। देखो 0 0, अगर ये और होगा तो यहाँ क्या आएगा? और गेट क्या होता है? या तो 1 1 पे वो 1 देगा, 0 1 पे वो 1 देगा, 1 0 पे वो 1 देगा, 0 0 पे वो 0 देगा। तो यानी यहाँ 0 यहाँ 0, और ये अगर और होगा तो यहाँ आएगा 0। क्लियर? लेकिन ये नॉर है तो 0 का उल्टा यानी यहाँ आएगा 1। क्लियर? अब मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ, जब यहाँ 0 0 आएगा तो यहाँ 1 1 आएगा, और यहाँ 1 1, और ये और होगा तो 1 आएगा, लेकिन ये नॉर है तो 1 का अपोजिट यानी 0 आएगा। तो मैं अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो यहाँ 1 1 आएगा, और 1 1 के केस में ये मुझे अगर और होगा तो 1 देगा, लेकिन ये नॉर है तो अपोजिट देगा। ये आप जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। ए, अब मैं इसको ए को देता हूँ 1 और बी को देता हूँ 0, तो बी हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 0। तो अगर ये और होगा तो अब 1 आएगा, क्योंकि 1 0 1 1 है। अगर 1 0 1 1 होता है और गेट उसकी वैल्यू 1 देता है, लेकिन ये नॉर है तो 1 का अपोजिट यानी 0 देगा। इसी प्रकार से अगर ये 0 ये 1 तो ये 0 आएगा, सेम सैलोजिज्म से। क्लियर? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के आपने देखा होगा ये जो फिजिक्स का एग्जाम आया 2020 नीट में बहुत ही ज़्यादा आसान था। मतलब डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आंसर दे सकते हो। इवन मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी थे कि फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले भी याद नहीं है, उसने ऐसा हिंट दिया हुआ है कि आप उस हिंट से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे वो मोबिलिटी वाला क्वेश्चन था, मान लेते हैं आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है कि मोबिलिटी इन दिस यूनिट, मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है। क्लियर? कि मोबिलिटी v/e होता है, पता नहीं है मेरे को ये, लेकिन उसने यूनिट बोल रखा है आपको कि मोबिलिटी इस यूनिट में कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब आपको जो v दिया गया है और जो e दिया गया है उनके यूनिट्स को अगर आप डिवाइड करके देखें, अगर e/v करोगे वो नहीं बनेगा, v/e करोगे तो वो बन जाएगा। कौन सी यूनिट बन जाएगी? मोबिलिटी की जो बोला हुआ है। तो विदाउट, उसने हिंट दिया हुआ है आपको इसमें भी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा। ओके।